Welcome to Jai Hunch. This is our lecture number 4, and in this lecture, we are going to complete 75 plus most important MCQ related to soft computing. And before this lecture, we have completed more 3 lectures, and in those lectures, we have completed more than 200 questions. Okay, so go and watch them. एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप इसे देख सकते हैं और इसे आप पूरा देखने के बाद उसे खुद से सॉल्व करें। डिस्क्रिप्शन में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड करें इस क्वेश्चंस की एंड खुद सॉल्व करने की कोशिश करें कि आपको कितना आता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज फजी लॉजिक? फजी लॉजिक क्या है? तो फजी लॉजिक एक तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से आपने देखा होगा। यहाँ पर बहुत सारे आपके इनपुट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट्स, एंड आपके इस तरह से हिडन नोट्स होते हैं, एंड देन आपका आउटपुट होता है इस तरह से। दिस इज कॉल्ड फजी लॉजिक्स। ओके, एंड ये बेसिकली क्या होता है, जैसे कि ये फजी जो लॉजिक्स होते हैं, दीज आर लाइक ह्यूमन ब्रेन। ओके, जैसे कि आपकी ह्यूमन ब्रेन्स में न्यूरॉन्स होते हैं, उसी तरह से ये भी फजी लॉजिक्स कार्य करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अ मेथड ऑफ रीजनिंग, यानी तर्क शक्ति का एक प्रकार का मेथड है, दैट रिजेंबल ह्यूमन रीजनिंग, जो ह्यूमंस के तर्क शक्ति से मेल खाता हो। ओके, सो फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी आउटपुट फजी लॉजिक प्रोड्यूस? फजी लॉजिक कितने प्रकार के आउटपुट को प्रोड्यूस करता है? तो यहाँ पर आपके पास 2, 4 एंड 5 का ऑप्शन दिया हुआ है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2। ओके, फजी लॉजिक प्रोड्यूस 2 आउटपुट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फजी लॉजिक कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन? फजी लॉजिक को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं या कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? सो वी कैन इम्प्लीमेंट फजी लॉजिक इन बोथ, ओके, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ट्रेडिशनल सेट थ्योरी, ओके, एंड दैट ऑफ फजी सेट, किसी फजी सेट की ट्रेडिशनल वैल्यू जो होती है, दैट इज आइदर 0 एंड 1। ओके, सो यहाँ पर पुट कर सकते हैं आप आइदर 0 एंड 1, ओके, और 1, and that fuzzy set is 0 and 1। okay, so option number A is correct. Next question number 5, how many main parts are there in fuzzy logic system? fuzzy logic system में कितने parts होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4। ओके, आपके फजी लॉजिक में 4 सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम आर्किटेक्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, each elements of x each elements of x is mapped to a value between 0 and 1। each elements of x, किस x का प्रत्येक एलिमेंट इज मैप टू वैल्यू, वो 0 एंड 1 वैल्यू पर मैप होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वो किसी भी एलिमेंट की जो वैल्यू है 0 और 1 के 1 पर मैच करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सो दैट इज कॉल्ड योर मेंबरशिप वैल्यू एंड डिग्री ऑफ मेंबरशिप। ओके, मेंबरशिप वैल्यू कह सकते हैं आप उसको, या डिग्री ऑफ मेंबर कह सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ फजी फायर इज देयर? ओके, फजी फायर में आपके कितने लेवल्स होते हैं? सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फजी सेट थ्योरी डिफाइंस, फजी सेट थ्योरी डिफाइन करती है, क्या डिफाइन करती है? फजी ऑपरेटर्स। ओके, चूज द फजी ऑपरेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन से आपके फजी ऑपरेटर्स हैं? तो एंड भी है, और भी है, नॉट भी है, एंड सो दैट्स वाई ऑल ऑफ द अबव। और यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया है इसको। ओके, सो इसे जरूर आप याद कर लें, आपके कुछ पेपर में जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द रूम टेम्परेचर इज हॉट, ये आपका थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन है। ओके, तब भी आप कर सकते हैं इसको। द रूम टेम्परेचर इज हॉट, देयर इज हॉट, हियर इज द हॉट, यूज ऑफ लिंग्विस्टिक वेरिएबल इज यूज्ड, कैन बी क्या हो सकता है? आप देखिए यहाँ पर
फजी लॉजिक डील्स विद लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, फजी लॉजिक जो होते हैं वह डील्स विद लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ट्रेडिशनल सेट थ्योरी इज आल्सो नोन एज क्रिस्प सेट थ्योरी। जो ट्रेडिशनल सेट थ्योरी होती है उसे हम क्रिस्प सेट थ्योरी भी कहते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्रू। ओके, यहाँ देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, with fuzzy logic set membership is defined by certain value, okay, hence it could have many value to be in set. Okay, next question number 15, the room temperature is hot, there the hot use of linguistic variable is used can be represented as, similarly this is fuzzy set। okay, क्योंकि फजी सेट जो होता है आपका लिंग्विस्टिक वेरिएबल पर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ द सेट मेंबरशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय। वैल्यू ऑफ द सेट मेंबरशिप, किसी भी सेट मेंबर की जो वैल्यू होती है वह किससे आपकी रिप्रेजेंट की जाती है? सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिग्री ऑफ ट्रूथ। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, Japanese were the first to utilize fuzzy logic practically on high-speed trains Sendai। ओके, Sendai, तो ये आपकी सही है, करेक्ट करेक्ट है। फर्स्ट टाइम जो फजी लॉजिक को प्रैक्टिकली यूज किया था वो जैपनीज ने किया था। ओके, दैट्स वाई जैपनीज आर 50 years इन फ्यूचर। ओके, in comparison to us, okay, for Indian. Question number 18, fuzzy set theory defines fuzzy operators। okay, fuzzy set theory defines fuzzy operator, choose the fuzzy operators from the following। so AND gate, OR gate and NOT gate are the your fuzzy operators, so option D is correct। Next question number 19, there are also other operators more linguistic in nature called set theory। okay, देयर आर आल्सो अदर ऑपरेटर्स, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं और मोर लिंग्विस्टिक हैं इन नेचर में। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं हेज। ओके, हेजेस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट आपका एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फजी लॉजिक इज यूजली रिप्रेजेंटेड एज। फजी लॉजिक को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इफ देन रूल्स। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, like relational like relational database, there does exist fuzzy relational database। okay, relational database की तरह there does exist fuzzy relational database। क्या ये सही है गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यस। ओके, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इज द वेज टू रिप्रेजेंट अनसर्टेनिटी। ओके, अनिश्चितता को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं या किसे कह सकते हैं? तो जब आपका फजी लॉजिक पे आप कुछ भी इनपुट करते हैं तो वहां पर आपके जो संभावित आउटपुट हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, वो भी एक प्रोबेबिलिटी नेचर होता है, यानी कि अनसर्टेन होता है। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी तो आप जानते ही हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका क्वाइंस है आपके पास हेड एंड टेल, तो वहां पर भी अनसर्टेन है कि आप क्या आएगा। ओके, एंड एंट्रोपी इज सिमिलर, so option D is correct, all of the mentioned is the represent uncertainty। okay, next question number 23, are algorithms, ऐसे कौन से हैं जो algorithms हैं that learn from their more complex environment, hence echo hence echo to generalize, approximate and simplify solution logics। so ऐसा कौन सा है आपका? तो correct answer is your C, fuzzy sets। okay, fuzzy sets are algorithms that learn from their more complex environment। Question number 24, membership function defined the fuzziness। membership जो function होते हैं वह fuzziness को define करते हैं in a fuzzy set, किसी fuzzy set में, irrespective to of the elements in the set which are discrete or continuous। तो ये आपका करेक्ट है। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द मेंबरशिप फंक्शन आर जनरली रिप्रेजेंटेड इन।
जो मेंबरशिप फंक्शन होते हैं वह किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्राफिकल फॉर्म में। ओके, इसे याद कर लें, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 26, मेंबरशिप फंक्शन कैन बी थॉट ऑफ अ टेक्निक टू सॉल्व एम्पेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, उसे हम कर सकते हैं एक्सपीरियंस के बेस पर। ओके, मेंबरशिप फंक्शन कैन बी थॉट ऑफ टेक्निक टू सॉल्व एम्पेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, थ्री मेन बेसिक फीचर्स, जो थ्री मेन बेसिक फीचर्स कौन से हैं जो इन्वॉल्व करते हैं इन कैरेक्टराइजिंग मेंबरशिप फंक्शन को बनाने के लिए। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इन सिचुएशन इंटरफेस। सो करेक्ट आंसर इज कोर, सपोर्ट एंड बाउंड्री, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, अ फजी सेट हुज मेंबरशिप फंक्शन हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट, एक फजी सेट जिसके मेंबरशिप फंक्शन में एट लीस्ट वन एलिमेंट, एक एलिमेंट है ना। सो इन द यूनिवर्स हुज मेंबरशिप वैल्यू इज, उसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या होगी तब। सो उसकी होगी नॉर्मल फजी सेट। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, 29, इन अ फजी सेट अ प्रोटोटिपिकल, इन अ फजी सेट प्रोटोटिपिकल एलिमेंट हैज अ वैल्यू, इसके पास कौन सी वैल्यू होती है किसी भी फजी सेट में। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1। ओके, प्रोटोटिपिकल में जो वैल्यू होगी किसी फजी सेट में उसका हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 30, अ फजी सेट वेयर इन नोन मेंबरशिप, जहां पर किसी में मेंबरशिप नहीं होते हैं या मेंबरशिप फंक्शन नहीं रहते हैं, हैज इट्स वैल्यू इक्वल टू 1, और उसकी जो वैल्यू होती है 1 के बराबर होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सब नॉर्मल फजी सेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, एक्टिवेशन मॉडल्स आर, एक्टिवेशन मॉडल्स क्या हैं, डायनामिक, स्टैटिक या डिटर्मिनिस्टिक। सो जो आपके एक्टिवेशन मॉडल होते हैं वो हमेशा डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, और यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 34, इफ एक्स बी टी रिप्रेजेंट डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेट एक्स टी, कोई भी स्टेट आपके पास एक्स टी है एंड इसका डिफरेंशिएशन जो रिप्रेजेंट हो रहा है एक्स बी टी द्वारा हो रहा है, देन स्टोकेस्टिक मॉडल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई। तो जो स्टोकेस्टिक मॉडल है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा, यहाँ पर याद रखना एडिशन का ही वो आएगा, साइन आएगा। ठीक है, एक्स बी टी जो होगा डिटरमिन, क्या हो जाएगा ये, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल प्लस नॉइज कंपोनेंट। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज इक्विलिब्रियम इन न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम में इक्विलिब्रियम क्या है। सो सेटलमेंट ऑफ नेटवर्क व्हेन स्मॉल perturbation occurs। ओके, सिंपली सेटलमेंट ऑफ नेटवर्क है। ओके, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द कंडीशन इन स्टोकेस्टिक मॉडल, स्टोकेस्टिक मॉडल की क्या कंडीशंस हैं, इफ एक्स बी टी रिप्रेजेंट्स डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेट एक्स टी, अभी हमने देखा था, है ना। तो उसकी कंडीशन क्या होती है, वहां पर जो आपका होता है डिटर्मिनिस्टिक नेचर होता है, एंड उसमें क्या होता है आपका ऐड होता है नॉइस, है ना। और यहाँ पर क्या है, अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी कंडीशन आपकी करेक्ट होगी, जो वो होगी एक्स बी टी इक्वल टू एन टी, वेयर एन इज नॉइस कंपोनेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज असिंक्रोनियस अपडेट इन नेटवर्क। सिंक्रोनियस एंड असिंक्रोनियस क्या होता है देखिए पहले। असिंक्रोनियस में होता है कोई भी चीज एक साथ नहीं चल रही हो, अलग अलग चल रही हो। ओके, एंड सिंक्रोनियस क्या होता है, एक साथ काम कर रहे हो दोनों।
सो व्हाट इज asynchronous अपडेट इन नेटवर्क्स? नेटवर्क में asynchronous अपडेट क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो है चेंज इन स्टेट ऑफ एनी वन यूनिट ड्राइव टू होल नेटवर्क। ओके, किसी भी वन यूनिट में चेंज हो गया ड्राइव टू होल नेटवर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, लर्निंग एक कैसी प्रोसेस बताइए आप लोग? एवरीबडी नोस दैट लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट आर द रिक्वायर्ड ऑफ लर्निंग लॉज? लर्निंग लॉज में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? सो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लर्निंग लॉज, लॉज के लिए ऑल ऑफ द मेंशन्ड। ओके, convergence of weight, learning time should be small as possible, learning should use only local weights. Okay, so all of these are required. Question number 40, memory decay affect what kind of memory? जो memory decay है वह किस प्रकार की मेमोरी को इफेक्ट करता है, शॉर्ट टर्म या ओल्डर मेमोरी? सो द करेक्ट आंसर इज योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। ओके, जब भी मेमोरी लॉस होती है तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी डिके होती है इन जनरल। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लर्निंग लॉस? इसमें से क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? लर्निंग शुड बी एबल टू कैप्चर मोर एंड मोर पैटर्न्स, करेक्ट है। लर्निंग शुड बी एबल टू ग्रेस्प यानी पकड़ बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर मैपिंग। ओके, कॉम्प्लेक्स और नॉन लीनियर मैपिंग पर वह पकड़ बनाए अपनी, यह भी करेक्ट है। एंड कन्वर्जेंस ऑफ वेट होना चाहिए। सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ इज पैटर्न इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड? जो पैटर्न इंफॉर्मेशन है उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अक्रॉस द वेट, इसे वेट के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, लाइक इट इज क्वेश्चन नंबर 42 plus 1. Okay, it is question number 43 as like this. So fuzziness means, fuzziness क्या होता है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, नोट डाउन प्लीज। सो फजीनेस मीन्स क्या होता है आपका? वैग्यूनेस। ओके, फजीनेस मीन्स वैग्यूनेस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टू डिनोट अ सेट? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टू डिनोट अ सेट किसे कहते हैं? तो करेक्ट आंसर इज वेन डायग्राम। ओके, वेन डायग्राम आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने इसे मैट्रिक्स में भी पढ़ा होगा, है ना? मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में एवरीवेयर यू सी द कार्डिनलिटी इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ सेट विद अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड? ये भी देखिए आपने मैट्रिक्स में ही पढ़ा है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? जब भी सिंगल एलिमेंट होता है कहीं पर तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ए ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। सिंपली सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स आर कॉल्ड पावर सेट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये तीनों आपके मैट्रिक्स के क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द मेंबरशिप फंक्शन ऑफ फजी सेट? मेंबरशिप फंक्शन ऑफ फजी सेट नॉट ऑलवेज बी डिस्क्राइब बाय? ऑलवेज मतलब हमेशा डिस्क्राइब नहीं होता है किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिस्क्रीट द्वारा। ओके, ये हमेशा डिस्क्रीट द्वारा नहीं हो सकता है डिस्क्राइब। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, फजी रिलेशन इज अ फजी सेट डिफाइंड ऑन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ किसके? जो फजी रिलेशन है इज अ फजी सेट डिफाइंड और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ किसके ऊपर डिफाइन करते हैं? क्रिस्प सेट। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द फजी रिलेशन इज अ फजी सेट डिफाइंड ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ क्रिस्प सेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रेजिंग अ फजी सेट टू इट सेकेंड पावर? किसी फजी सेट को उसके सेकेंड पावर पर रेज करने के लिए इज कॉल्ड, उसे जब किसी भी सेट को हम उसकी सेकेंड पावर पर रेज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंसंट्रेशन। ओके, कंसंट्रेशन।
ट्रेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑफ द फजी सेट। अभी हम वहां पर स्क्वायर कर रहे थे, अब यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं किसी भी फजी सेट का, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वहां पर कंसंट्रेशन हो रहा था, बट यहाँ पर हो जाएगा आपका डायलेमा। ओके, दैट इज कॉल्ड डायलेमा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक जरूर आएगा अपने पेपर में, देख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फजी रिलेशन एसोसिएट्स। जो फजी रिलेशन है वो एसोसिएट किससे होते हैं? तो फजी रिलेशंस आर एसोसिएटेड विद सिंपली टपल्स। ओके, फजी रिलेशंस टपल से एसोसिएटेड होते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, फजी रिलेशन एसोसिएट्स। जो फजी रिलेशन होता है वो किससे एसोसिएट होता है? अभी आपने देखा था, फजी रिलेशन एसोसिएट विद टपल्स। क्वेश्चन नंबर 11, इन केस ऑफ इक्वल टू एंड ग्रेटर देन ऑपरेटर, द प्रोपोजिशन occurring बिफोर द इक्वल टू ग्रेटर देन सिंबल इज कॉल्ड। जो आपका इक्वल टू एंड ग्रेटर देन सिंबल है, इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। ओके, एंटीसीडेंट। बट आपका ये ऑप्शन में नहीं, यहाँ पर कहीं पर है, तो ये आपका सभी रॉन्ग है। आपको ये मिले जब एंटीसीडेंट, तो आप ये ट्रिक करके आना। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, अ ट्रुथ टेबल रो कंप्राइजेस रो नोन एज। किसी भी ट्रुथ टेबल में कंप्राइजेस रो को हम क्या कहते हैं? तो कंप्राइजेस रो इज नोन एज इंटरप्रिटेशंस। ओके, इंटरप्रिटेशंस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, अ फार्मूला विच हैज ऑल इट्स इंटरप्रिटेशंस, ओके, रिकॉर्डिंग ट्रू इज नोन एज। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं टाउटोलॉजी। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इन प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक में क्या होता है? तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉड्यूस पोनेंस। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15, रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स दैट डोंट चेंज वैल्यू। रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स दैट डोंट चेंज वैल्यू, तो ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट आपके कभी भी वैल्यू जो है चेंज नहीं करते, कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आर representative of associations between objects that are constant or variable and acquire truth values। जो कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, एंड कांस्टेंट या वेरिएबल होंगे, और क्या होंगे साथ ही साथ एक्वायर करेंगे ट्रुथ वैल्यूज को, तो उसे हम क्या कहते हैं? सो करेक्ट आंसर इज योर प्रेडिकेट। ओके, प्रेडिकेट आर द representative of association between objects. Okay, next question number 17, truth values are multi-valued। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रुथ वैल्यूज आर मल्टी वैल्यूड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फजी लॉजिक्स ट्रुथ वैल्यूज। फजी लॉजिक की जो ट्रुथ वैल्यूज होंगी वो होंगी आपकी मल्टी वैल्यूड। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फजी लॉजिक्स की जो वैल्यूज होंगी दैट आर कॉल्ड मल्टी वैल्यूड। ओके, नोट डाउन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, fuzzy logic propositions are also quantified by। fuzzy logics की जो propositions हैं also quantified by, किसके द्वारा क्वांटिफाई की जाती हैं? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फजी क्वांटिफायर्स। ओके, फजी क्वांटिफायर्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, फजी इंटरफेरेंस आल्सो रेफर्ड एज। जो फजी इंटरफेरेंस है उसे हम किससे दर्शाते हैं? तो fuzzy interference is also referred as approximate reasoning। ओके, approximate reasoning द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, कन्वर्जन ऑफ फजी सेट। फजी सेट का जो कन्वर्जन है टू सिंगल क्रिस्प वैल्यू, सिंगल क्रिस्प वैल्यू में फजी कन्वर्जन का, कन्वर्जन ऑफ फजी सेट इनटू सिंगल क्रिस्प वैल्यू, सो उसे हम क्या कहते हैं? तो दैट इज कॉल्ड फजीफिकेशन। ओके,
ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, ऑब्टेन सेंटर ऑफ एरिया occupied बाय द फजी सेट। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्टेन सेंटर ऑफ एरिया occupied बाय फजी सेट। क्वेश्चन नंबर 22, द इज द अर्थमेटिक एवरेज, इसमें से ऐसा क्या है जो अर्थमेटिक एवरेज ऑफ मीन वैल्यू। तो द करेक्ट आंसर इज मीन ऑफ मैक्सिमा। ओके, मीन ऑफ मैक्सिमा is the arithmetic average of mean value. Question number 23, are obtained by computing the minimum of the membership functions। मिनिमम ऑफ मेंबरशिप फंक्शन के कंप्यूटिंग द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रूल बेस। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट, रूल बेस। क्वेश्चन नंबर 24, रिलेटिव क्वांटिफायर्स आर डिफाइंड एज, जो रिलेटिव क्वांटिफायर्स होते हैं वह किस प्रकार डिफाइन किए जाते हैं। So these are defined as 0 to 1. Option A is correct. Fuzzy cruise controller has, fuzzy cruise controller has input, कितने inputs होते हैं fuzzy cruise के पास। Option A is correct, 2. Okay, next question number 26. No, we have only 25 questions. Okay, so thanks for watching till here। और आप लोग इसे एक बार डाउनलोड करके ज़रूर अपने आप लगाने की कोशिश करें, आपको पता चलेगा ये कैसे होते हैं। ओके, और इस क्वेश्चन को टाइप करने में बहुत समय लगता है मुझे, समथिंग 2 hour टाइम आई हैव टेकन टू मेक दिस शीट एंड फाइंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू। सो प्लीज सपोर्ट।